नमस्कार दोस्तों, रीट लेवल सेकंड के लिए हम सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल टेस्ट पेपर हमने चालू किया है उसकी अगली सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको यहाँ पर आगे, इससे पहले हमने जो बता दिया आपको सीरीज, उनको आपने देखा होगा। अब आगे हम आपको बता रहे हैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, आपकी कक्षा 6 से लेकर के और 10वीं क्लास तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमने यहाँ पर नोट्स के रूप में तैयार किए हैं। चलिए एक एक को हम देखते हैं, निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा सवाल है 121 से हम देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ देखें आप, 121 क्वेश्चन है आपका, सीपीए का पूरा नाम क्या है। सीपीए, मान लो इस तरह से आ जाता है प्रश्न कि सीपीए का फुल फॉर्म बताइए, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा सीपीए का फुल फॉर्म होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये होती है सीपीए की फुल फॉर्म। ठीक है, इसको हिंदी में इस नाम से हम जानते हैं। आगे चलिए, अगला हमारा सवाल इसी तरह का है, ईसीए का पूरा नाम क्या है। ईसीए का पूरा नाम क्या है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो याद रखना है अनिवार्य वस्तु अधिनियम। ईसीए का मतलब क्या है, अनिवार्य वस्तु अधिनियम, ये इसका मतलब है। अगला सवाल देखिए, SWMA का पूरा नाम क्या है। SWMA का पूरा नाम क्या है, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आप देखिए इसका पूरा नाम है भार और माप मापक अधिनियम। भार और माप मापक अधिनियम, इसको हम कहते हैं SWMA। क्लियर है। आगे चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, भारत में उपभोक्ता न्यायालयों की क्या व्यवस्था है। भारत के अंदर जो उपभोक्ता न्यायालय हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए न्यायालय बने हुए हैं, उनकी क्या व्यवस्था है। तो सुनिए, इसमें देखिए उत्तर में 1 नंबर पे तो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग बना हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद में राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग बना हुआ है। इसके बाद में जिले में जिला उपभोक्ता फोरम। ये 3 स्तर पर काम करता है। कैसे, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर। ऐसे करके आपको 3 ध्यान रखने होंगे। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला सवाल, उपभोक्ता न्यायालयों के संदर्भ में सबसे ऊपर सर्वोच्च संस्था किसे माना जाता है। सर्वोच्च संस्था, उपभोक्ता न्यायालयों के अंदर जो हमने अभी बताया आपको, इनमें सर्वोच्च संस्था किसे मानते हैं। तो उत्तर है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग को सर्वोच्च संस्था माना जाता है। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल देखो, उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें किस तरह की जाती हैं। अच्छा सवाल है ये। जो उपभोक्ता हैं, मान लो आप किसी वस्तु या किसी सामान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप शिकायत भी कर सकते हो। तो उसकी क्या व्यवस्था है, सुनिए। 3 स्तर पर आप शिकायत कर सकेंगे। नंबर 1 देखिए, जिला उपभोक्ता अदालत में, आपके जिले में अदालत होती है उपभोक्ता अदालत, वहां पर आप शिकायत कर सकते हो यदि 20 लाख रुपए तक का कोई मामला है तो। ठीक है, यदि इससे ऊपर का मामला है 1 करोड़ रुपए तक, तो आप राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हो 1 करोड़ रुपए तक। अब 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 20 लाख रुपए तक तो हम जिला उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं। अब उससे ऊपर का मामला है और 1 करोड़ रुपए तक है तो राज्य आयोग में हम जाएंगे। और कई बार क्या होता है 1 करोड़ से ऊपर का भी मामला मिल सकता है, तो उसके लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग बना होता है, वहां हमें जाना होता है 1 करोड़ से ऊपर के लिए। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे, जैसे पूछ लिया कि मान लो कोई मामला है 1 करोड़ तक का कोई मामला है, तो उपभोक्ता मतलब शिकायत के लिए कहां पर जा सकता है, इस तरह का सवाल बन सकता है। तो ऐसे आपको तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। जिला उपभोक्ता में 20 लाख रुपए तक है और राज्य उपभोक्ता में 1 करोड़ तक है। उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से ऊपर तक के मामले ही मतलब जाते हैं। ऐसे आप समझिए। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए वैसे तो सारे सवाल मोस्ट हैं इसमें, क्योंकि हमने वो ही यहाँ पर लिखा है जो एग्जाम की दृष्टि से मतलब महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा सवाल है। तो बताइए
25 जनवरी को, 26 जनवरी से पहले मनाते हैं, एक दिन पहले, तो 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता आप जानते हैं, जो मत का प्रयोग करने वाला होता है, मत देने वाला, वोट डालने वाला, वो सब क्या है, मतदाता कहलाते हैं। 25 जनवरी 2021 को 11वां मनाया, यानी कि 2021 में 11वां मनाया। ठीक है, ऐसे। अब चलो आगे, अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? देखिए, इनकी अलग अलग मतलब सालों में अलग अलग थीम्स बनाई जाती हैं। तो सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक, ये है 2021 की थीम। यदि आप जानना चाहते हो कि 2022 में ये क्या थीम थी, तो आप हमें कमेंट करिए, निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे। अब 2021 में 11वां मनाया गया, तो सिंपल है, 2022 में कौन सा मनाया गया आप जान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थीम की बात है, यदि आपके दिमाग में ये सवाल है कि 2021 की थीम तो ये रही थी कि सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक, लेकिन 2022 जो जनवरी निकल चुकी है, आप जानते हैं अभी तो जून का मंथ चल रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या रखा गया था ये थीम 2022 में। ठीक है, यदि आपके दिमाग में ये सवाल है तो निश्चित रूप से आप सवाल कर सकते हैं, तभी आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अगला हमारा सवाल है 129 नंबर का सवाल है दोस्तों, देखते हैं 129 नंबर सवाल। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? अच्छा सवाल है, उत्तर याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सबसे पहले मान्यता दी गई है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 130 नंबर पे। देखिए सवाल देखते हैं। अभी जो सवाल हैं ज्यादातर आपके पॉलिटिकल के सवाल आएंगे। अब, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए उत्तर है अनुच्छेद 17, यानी कि जो अस्पृश्यता उन्मूलन से रिलेटेड जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 17। ऐसे ध्यान रखो। आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया है संविधान में, वो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो उत्तर है अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, आगे चलो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिलता है? उत्तर है 25, अनुच्छेद 25 में। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चलिए, BR अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यानी अंबेडकर साहब ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार हमें दिया गया है, उसको अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? संविधान सभा की सबसे पहले बैठक कब हुई? उत्तर याद रखो, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, आगे अगला हमारा सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछ लिया गया एग्जाम में। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये सवाल रीट में भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी कई बार आ गया है ये सवाल। अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखें। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया। आगे चलिए, अगला सवाल, ये भी बहुत ही जबरदस्त लाजवाब सवाल है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? कितना अच्छा सवाल है, देखिए। तो उत्तर याद रखो, 42वें संविधान संशोधन को। कितना अच्छा सवाल है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
यानी ऐसे मानो कि मिनी संविधान है हमारा, इस तरीका से हम कहते हैं इसको। अगला सवाल देखिए, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? कितना बढ़िया सवाल है। उत्तर है उच्चतम न्यायालय को। किसको कहते हैं संविधान का रक्षक? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उत्तर है प्रस्तावना को। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना आपने सबने देखी सुनी होगी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए ये सब हमारी स्टार्टिंग होती है। तो ये हमारी क्या है? प्रस्तावना है। तो इस प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। अगला सवाल देखिए, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है भैया। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, सारे सवाल एक से एक हैं, अच्छे। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की किस राज्य में लागू की गई? यानी व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? ऐसे समझो आप। उत्तर है राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया इसको। और कहां पर भाई? नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। और स्थान है नागौर। ठीक, आगे चलो। अगला प्रश्न है संविधान। हाँ देखो, 141वां सवाल है हमारा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है 141 नंबर पे। ये देखिए 141वां सवाल, संविधान भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? मतलब भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? ये एक सिंपल सवाल है। तो उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे इस संविधान को बनाने में। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल देखते हैं 142 नंबर का सवाल। देखिए सवाल को पढ़ते हैं, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? आपको पता है कि संसद में 3 सत्र होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से सत्र होते हैं? उत्तर है बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। ऐसे करके साल में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। आगे चलो, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? बताइए। उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, अगला सवाल। ये अगला जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की है? समझे बात? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की है। तो उत्तर है 3 बार। कब कब की है? 1962 में, 1971 में और 1975 में। 3 बार घोषणा हो चुकी है। ठीक है, आगे चलो। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। समझ गए बात को? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है दोस्तों। तो आप भी 25 वर्ष के हैं बहुत सारे, तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो उम्र के हिसाब से। अब बाकी चीज तो आपको पता है कि क्या क्या चाहिए, लेकिन उम्र के हिसाब से आप भी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो, आप भी दावेदार हो। ऐसे आगे चलिए। अगला सवाल है, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? उत्तर है 26 जनवरी 1950। ठीक है, इस दिन हमारे भारतीय संविधान लागू किया गया। ऐसे अगला सवाल देखिए। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है, इसमें 148 नंबर पे सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं। संविधान सभा ने
राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या सवाल है? संविधान ने यानी संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? उत्तर याद रखना है 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 149। सवाल को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ये हमारा सवाल है। उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर यानी कि इनकी अनुशंसा पर शामिल किया गया है। आगे देखिए अगला सवाल। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग का जो आरोप लगता है वो संसद के कौन से सदन में लगा सकते हैं? उत्तर है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं कि भाई इसी में लगेगा, किसी में भी लगाया जा सकता है। ठीक, आगे देखो अगला सवाल। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यह भी सवाल अच्छा है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तर है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। ठीक, आगे चलो अगला सवाल है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। आगे चलो अगला सवाल। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। अब आपको पता है कि 370 के बारे में बहुत मतलब एक विवाद चल रहा है काफी लंबे समय से। अब वो विवाद खत्म हो चुका है 370 वाला, तो वो आप करंट में याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कोई भी शंका है आपको 370 वाला तो आप सवाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो कौन से देश से लिए हैं? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है। ठीक है, आगे चलो अगला सवाल है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? दल बदल से संबंधित। उत्तर है 10वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में मिलता है। आगे चलो अगला सवाल। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूपेण कितनी भाषाएं थीं? सवाल को गौर से सुनो। संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? ये हमारा सवाल है। मूल रूप से, तो मूल रूप से भाषाएं 14 भाषाएं थी दोस्तों। 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं और वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रश्न आया कि मूल भाषाएं कितनी थी? जो ओरिजिनल जब संविधान बनाया गया तो उस समय केवल 14 भाषाएं थी, बाद में ऐड की गई हैं 8 भाषाएं, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषाएं आपको मिलती हैं। अगला सवाल। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। बात समझ गई? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तर है आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला सवाल। नागरिकता से संबंधित संविधान का भाग है। कौन सा भाग है संविधान का जो नागरिकता से संबंध रखता है? तो उत्तर है भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 हैं। अनुच्छेद भी याद रख सकते हैं, 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता से रिलेटेड हैं। अगला सवाल। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? उत्तर याद रखना है भाग 20 में। संविधान के अंदर
भाग 20 के अंदर क्या है? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। अब चलिए अगला सवाल, सवाल है हमारा 160 नंबर पे। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो उत्तर है 19A में। 19A या कई बार के भी आ सकता है। इसमें आपको प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद मिलता है यहां पर। ठीक है, आगे चलिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 161 नंबर का सवाल। देखिए 161 नंबर है, सवाल को पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? उत्तर याद रखना है 42वें संशोधन द्वारा। कब? 1976 में। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है? बढ़िया सवाल है। कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 58 है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। आगे चलें। अगला सवाल, राष्ट्रपति पद की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति की जो शपथ होती है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये हमारा सवाल है। तो अनुच्छेद है हमारा 60 नंबर। 60वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है मैटर। आगे चलो। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख? तो इसमें देखिए उत्तर में याद रखना है अनुच्छेद 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3। अनुच्छेद 1, 2, 3 इसमें क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख इसमें मिलता है। अब चलिए अगला सवाल 165 नंबर। देश की सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख कौन होता है? राजनैतिक प्रमुख सिंपल है, राजनैतिक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री होता है। चले अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 166 नंबर का सवाल है। सवाल बहुत ही अच्छा है। प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं? उत्तर है लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। कितना अच्छा सवाल देखो। लोकसभा का जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने कब अपनाया? उत्तर है 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब अपनाया है? 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल देखिए 168 नंबर पे। राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला सवाल है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन हैं? राष्ट्रगीत के रचयिता बताइए। उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रगीत का गायन समय कितना होता है? राष्ट्रगीत का गायन समय कितना होता है बताइए। उत्तर है 1 मिनट 5 सेकंड। कितना होता है? 1 मिनट 5 सेकंड। ये हमारा क्या है? ये समय है राष्ट्रगीत के गाने का। ठीक है, आगे चलो। काकस किसे कहते हैं? काकस, तो देखिए उत्तर, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहा जाता है। बात समझ गए? किसी राजनीतिक दल है, कोई भी दल हो सकता है, या कोई गुट है, उनके प्रमुख सदस्यों की जो बैठक होती है उस बैठक को काकस कहते हैं। क्या? काकस। अगला सवाल, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? कितना अच्छा सवाल है देखिए। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ है वो कब हुआ? उत्तर है 1951 में।
पहला संशोधन 1951 में हुआ है। आगे चलिए, अगला सवाल देखो, 173 नंबर का सवाल है हमारा। सवाल को पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी गई, किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर ने क्या संज्ञा दी है भाई, बताइए। इन्होंने कहा कि एक सुनियोजित संग्राम है ये। क्या? 1857 की जो क्रांति हुई है या विद्रोह हुआ है, उसके लिए कहा कि यह सुनियोजित संग्राम है, ऐसा कहा बीडी सावरकर ने। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण था? उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। ये एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। आगे चलिए, अगला सवाल। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर है सूर्यक्रीट। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग हमें दिखाई देता है उसको हम सूर्यक्रीट के नाम से जानते हैं। अगला सवाल। सबसे बड़ा व छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह तो है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। ठीक है, सिंपल सवाल है ये तो। इसके बाद में है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो वो है आपका शुक्र। सबसे निकट है शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों मंगलवार, यानी मंगल ग्रह को, सॉरी, किसको कहते हैं लाल ग्रह? मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह का दूसरा नाम हम कह सकते हैं लाल ग्रह। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है, इसमें देखिए 179 नंबर पे हमारा सवाल है। सवाल को देखते हैं एक बार। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? उत्तर है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला सवाल 180 नंबर का। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह, उत्तर है चंद्रमा को। तो चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहते हैं चंद्रमा को दोस्तों। ठीक है, 180 प्रश्न हमारे हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 181 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उत्तर है जोन। क्या कहा जाता है? जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जोन कहलाती है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला सवाल है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? कितना बढ़िया सवाल है। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? उत्तर है 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला सवाल है अक्षांश रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर है ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जिसे अंश में प्रदर्शित करते हैं। आपने ग्लोब देखा होगा सबने। इस ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची मिलेंगी आपको, समझ गए? उनको हम कहते हैं क्या? अक्षांश रेखाएं, जिनको अंश में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला है हमारा सवाल देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो इसके लिए याद रखना है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। कहां से? उत्तर से दक्षिण के लिए। तो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे, ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची मिलेंगी आपको इस तरह से, उनका नाम क्या हो जाएगा? देशांतर रेखाएं। ठीक है, और आड़ी जो रेखाएं मिलेंगी आपको, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ जो रेखाएं आपको मिलेंगी, पश्चिम से पूरब की तरफ, उनका नाम मिलेगा अक्षांश रेखाएं, जिनको अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 185 नंबर का सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी मिलेगी उनको
किस नाम से जानते हैं? उत्तर है गोरे के नाम से। क्या जानते हैं? गोरे। किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से। आ गया कि गोरे का संबंध किससे है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी से। ठीक। अगला सवाल, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, उत्तर है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने पर। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में घूमता हुआ जब चंद्रमा यहां पर आ जाएगा इस जगह पे, तो समझ लेना उस समय सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा? सूर्य ग्रहण। ठीक, ऐसे। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब होता है? उल्टा है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो उत्तर है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब। यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तब होगा चंद्र ग्रहण। बात समझ गए? और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ये आपको याद रखना, यहां से प्रश्न आया हुआ है कई बार। अगला सवाल, संपूर्ण पृथ्वी को कितने देशांतर क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने देशांतर क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर है 24 देशांतर क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना गया है? उत्तर है 180 डिग्री देशांतर को। किसको माना गया है? 180 डिग्री देशांतर को माना गया है। अगला सवाल, पृथ्वी पर एक बार में सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? यानी पृथ्वी एक बार में सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? ऐसे मानो आप। कौन? पृथ्वी एक बार में सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर लेती है? तो उत्तर याद रखना है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में। देखिए 365 दिन लगते हैं, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय और भी लगता है। आगे चलिए, अगला सवाल, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो उत्तर है 2 गतियां हैं। एक तो घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। ये 2 गतियां होती हैं। अगला सवाल देखिए, दैनिक गति किसे कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति किसे कहते हैं? उत्तर है घूर्णन को दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन को, जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है उसको हम दैनिक गति कहते हैं, ऐसे समझिए। अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती रहती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती रहती है? उत्तर है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, इसको हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है, एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? यानी एक घूर्णन पूरा चक्कर लगाने में, एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? उत्तर है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। ये टाइम लगता है। समझ गए? एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को समय लगता है इतना। अगला सवाल, किस वजह से दिन रात होते हैं? क्या कारण है? उत्तर है पृथ्वी की दैनिक गति के वजह से दिन रात होते हैं, ऐसे याद रखना है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ किसकी परिक्रमा भी करती है? यानी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, और किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है। इसको हम वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, लेकिन घूमने के साथ साथ में वो सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है अपने अक्ष पर घूमती घूमती, तो वो कितने समय में परिक्रमा पूरी करती है? उत्तर है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में। ये टाइम है, इतने टाइम में वो पूरा करती है। अगला सवाल है, इसमें देखिए 198 नंबर सवाल, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी एकदम सूर्य के नजदीक चली जाती है, एकदम नजदीक में होती है, उस समय क्या कहते हैं? उस समय कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर।
ठीक है, ऐसे, यानी दोनों में बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, दोनों बीच की दूरी। अब समझ लो आप बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है, ठीक है, ऐसे। आगे चलिए, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक तो अभी हमने कहा कि जब बिल्कुल पास होती है तब तो उपसौर कहते हैं, और जब दूर पर होती है अधिकतम दूरी पर उसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। दोनों में बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक, अगला सवाल है, देखिए, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? उत्तर है प्रचलित पवन या स्थायी पवन। जैसे कि कुछ पवन हैं, पछुआ पवन है, व्यापारिक पवन है, ध्रुवीय पवन है, ये सब प्रचलित पवन हैं। ठीक है, अगला सवाल है, गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60, ये सभी नाम किस पवन से संबंधित हैं? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। इसका उत्तर है पछुआ पवन से। पछुआ पवन को गरजता 40 भी कहते हैं, प्रचंड 50 भी कहते हैं, चीखता 60 भी कहते हैं, ऐसे समझो आप। ठीक है, अगला सवाल है, फोन क्या है? फोन, ठीक है, फोन क्या है? बताइए भाई, फोन क्या है? तो इसके लिए याद रख सकते हैं फोन के लिए कि आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा, इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं, इसे हम फोन कहते हैं। चलिए आगे दिखाता हूं मैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपसे पूछा कि फोन किसे कहते हैं, फोन, तो इसका आंसर है आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा, इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फोन कहते हैं, PHON, फोन। ठीक है, अगला सवाल, चिनुक पवन क्या है? चिनुक पवन, बताइए चिनुक पवन क्या है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन, जिसे चिनुक पवन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, डॉक्टर हवा किसे कहा जाता है? डॉक्टर हवा किसको कहते हैं? उत्तर है गिनी तट पर हरमट्टन पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है। गिनी तट पर हरमट्टन पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, सिराको पवन क्या है? सिराको पवन क्या है? तो उत्तर है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सिरोको पवन। सिरोको पवन कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी मिलते हैं। अब क्या क्या नाम मिलते हैं सुनिए। इसको खमसिन कहते हैं मिस्र में। क्या कहते हैं? खमसिन। इसके अलावा गिविली लीबिया में उसको कहते हैं गिविली। इसके बाद में सिराका इटली में। इसके बाद में चिली कहते हैं ट्यूनीशिया में, और लेस्ट कहते हैं मैड्रिया में। ये अलग अलग नाम हैं देश के हिसाब से, तो आप याद रख सकते हैं सिरोको पवन क्या है? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा, जिसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अगला सवाल, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? उत्तर है सिमूम। क्या कहते हैं? सिमूम। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल देखो, नार्वेस्टर क्या है? अच्छे अच्छे सवाल है सारे। नार्वेस्टर क्या है? तो उत्तर है इसका न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा, जिसे हम नार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्वेस्टर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 208, चक्रवात क्या है? चक्रवात सुनिए, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है और हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, यानी कि केंद्र में, जैसे कि मान लो ये केंद्र में है हमारा, ये केंद्र में कम दाब की स्थापना होने से बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है, यानी बाहर की ओर दाब बढ़ेगा। ठीक है,
और हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। जो हवाएं हैं वो बाहर से भीतर की तरफ चलेंगी ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसे ही हम चक्रवात की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात। आगे चलिए, प्रतिचक्रवात क्या है? उत्तर सुनो, प्रतिचक्रवात क्या है? जब केंद्र में दाब अधिक है, ठीक है, जहां केंद्र में अधिक दाब है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। चक्रवात में तो बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक है, यानी कि बाहर की ओर जो दाब बढ़ता है तो हवाएं बाहर से भीतर आती हैं तो वो चक्रवात होता है। लेकिन यहां पर विपरीत मामला है, यानी केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे हम प्रतिचक्रवात कहते हैं, ऐसे ध्यान रखना है। अगला सवाल है, टार्नेडो क्या है? टार्नेडो, उत्तर है टार्नेडो एक अल्पकालीन तूफान है, ऐसे समझ लो आप। क्या है? टार्नेडो एक अल्पकालीन तूफान है, ठीक है, ऐसे। अगला सवाल, संसाधन के मुख्य रूपेण कितने प्रकार हैं? संसाधन कितने प्रकार का है, ऐसे समझो। तो दो प्रकार हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन और एक कृत्रिम संसाधन, ठीक है, ऐसे। जो प्रकृति दे रही है कुछ तो, और एक हम जो कृत्रिम रूप से बना रहे हैं वो। अगला सवाल है, भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1874 में। बराकर आयरन वर्क्स कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई है, ठीक है ना। अगला सवाल, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जमशेदपुर झारखंड की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1907 में स्थापना हुई दोस्तों, ठीक। अगला सवाल, अब चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 214 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से हैं? यानी स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र बने हैं, ठीक है। चलिए एक एक को बता रहा हूं मैं। एक नंबर पे है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, उड़ीसा जर्मनी, ठीक है, दोनों के सम्मिलित रूप से है वो। तो ये बना है आपका 1955 में। अगला है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़, रूस, 1955 में। अगला है दुर्गापुरा लौह इस्पात संयंत्र, पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन, 1955 में। अगला है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, झारखंड, रूस, 1964 में। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये वो संयंत्र हैं जो स्वतंत्रता के बाद में बने हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारे जैसे 4 हमने अभी संयंत्र बताए थे, 5वां संयंत्र है हमारा, देखिए यहाँ पर सेलम लौह इस्पात संयंत्र, तमिलनाडु, और ये बना है 1982 में। अगला है हमारा लास्ट विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारे संयंत्र हैं लौह से संबंधित, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात में स्थापित हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना कब व कहां पर हुई? बताइए। उत्तर है 1937 में, जेके नगर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत में प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना हुई है ये 1937 में, जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल देखो, सीमेंट बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना कब और कहां हुई? भारत की बात कर रहे हैं, कब बनाया पहला कारखाना? उत्तर है 1904 में, चेन्नई, तमिलनाडु में बनाया गया है। सीमेंट बनाने का पहला कारखाना स्थापित हुआ है। अगला सवाल, भारत में कांच की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध हैं? कांच की चूड़ी कहां की फेमस हैं? फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की कांच की चूड़ियां फेमस हैं, ठीक। अगला सवाल, भारत में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना हुई, कब हुई? बताइए। उत्तर है 1854 में, कबास जी नानाभाई डावर ने मुंबई में करी, ठीक। अगला सवाल 219, भारत में सूती वस्त्र कारखाने सर्वाधिक कहां पर हैं? सूती वस्त्र के कारखाने सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे आपको? उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह भी सवाल पूछ सकते हैं कि भारत का मैनचेस्टर है, तो उत्तर है आपका अहमदाबाद। चलिए आज के इस वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 220, भारत में रासायनिक उर्वरक बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना कब की गई? कब की गई? उत्तर है 1906 में, रातीपेट, तमिलनाडु में की गई। समझ गए? रासायनिक उर्वरक बनाने के प्रथम कारखाने की स्थापना 1906 में रातीपेट, तमिलनाडु में की गई।
तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर हमारे सवाल हो जाते हैं आज के पूरे। ठीक है, तो लगभग हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन हमने अपने हिसाब से तो वैसे मोस्ट बनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल होंगे। लास्ट टाइम में आप इनको पढ़िए, बार बार देखिए, सुनिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं। उसके बाद में हमारे 700 क्वेश्चन और हैं जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार से हमने बनाए हैं। वो भी बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आपके टोटल जीके के आधार पर हैं, आपकी जो आरबीसी बुक हैं उन पर रिलेटेड हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक से संबंधित भी हमारे पास क्वेश्चन हैं, उनका भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सारा मैटर आपको इस पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।